Hello students, in this video we are going to study socialism in Europe and the Russian Revolution। तो यूरोप में सोशलिज्म कैसे है। सोशलिज्म एक नया आइडिया है जिसमें जो है स्टेट की जो पूरी प्रॉपर्टी है, एक जो कंट्री की पूरी प्रॉपर्टी है तो पूरे देश के लोगों की रहवासियों की, तो उसमें वहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं रहेगी, वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। जैसे सोशलिज्म चाइना में है, सोशलिज्म रशिया में है। तो रशिया में जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, वहाँ पे जो है सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है और सबको जो है पेमेंट गवर्नमेंट से मिलेगा और सब गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। तो ये एक आइडिया है सोशलिज्म। तो एज ऑफ सोशल चेंजेस हमने जैसा पिछले चैप्टर में देखा, तो यूरोप में जो है नए आइडिया आ गए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में फ्रीडम आ गया, इक्वालिटी आ गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में है एक नई पॉसिबिलिटी जो है खुल गई लोगों के सामने कि एक ड्रामेटिक चेंज आ सकता है जिससे सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो सकता है। जैसा आपने कि पिछले वीडियो में पढ़ा कि 18th सेंचुरी के पहले सोसाइटी जो डिवाइड थी तो स्टेट और ऑर्डर में डिवाइड थी। जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो चर्च के जो लोग थे तो उनके पास में कुछ स्पेशल अधिकार थे। फिर बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में पावर लोकल लोगों के पास में आ गई, कॉमन पीपल के पास में आ गई। इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया न्यू आइडिया अबाउट इंडिविजुअल राइट एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस। इसके बाद में जो है पूरे दुनिया में इंक्लूडिंग यूरोप और एशिया में भी जो है इंडिविजुअल के राइट के बारे में बात करना शुरू हुआ। सोशल पावर अब किसके हाथ में रहेंगी, क्या एरिस्टोक्रेसी के हाथ में रहेंगी, क्या जो है कॉमन पीपल के पास में रहेंगी। इसके बाद इसके जो है ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया। इंडिया में राजा राम मोहन रॉय और डर्जो जो थे, डर्जो इनको जो है यंग बंगाल के इससे भी जो है बहुत लोग जानते हैं। तो डर्जो इनकी जो डेथ हो गई 22 ईयर्स ऑफ एज में हो गई, लेकिन जो इसके पहले इन्होंने जो काम किया तो बहुत सारे लोगों को जोड़ा और अपने आइडियाज़ से, उनकी जो थिंकिंग से बहुत लोगों को प्रभावित किया। तो इन्होंने जो भी है राजा राम मोहन रॉय और डर्जो ने जो है सिग्निफिकेंस के ऊपर बात की फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, और बहुत लोगों ने जो है डिबेट भी किया पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप के ऊपर कि जो है रिवॉल्यूशन के बाद में यूरोप कैसा है। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दिस आइडिया ऑफ सोसाइटल चेंज। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। तो यूरोप में जो है सबके सब जो है पूरा कंप्लीट सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे। उस टाइम पे वहाँ पे कुछ रेडिकल थे, कुछ लिबरल थे और कुछ कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव के बारे में हमने पढ़ा, तो ये जो खुद एरिस्टोक्रेट्स थे, खुद पावरफुल लोग थे, तो इन्हें तो कोई चेंज नहीं चाहिए था, इन्हें तो पावर खुद के हाथ में चाहिए थी। कुछ लिबरल थे, लिबरल लोगों का ऐसा था कि जो मोनार्ची है ठीक है चले दो मोनार्ची में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची लाइए, जो है थोड़ा चेंज लाइए पूरा। और एक रेडिकल थे, तो रेडिकल लोगों को जो है पूरा का पूरा चेंज करना था, पूरी सोसाइटी को एकदम से ड्रास्टिक चेंज करना था। रिस्पॉन्स वेरीड फ्रॉम दोज हू एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वॉज नेसेसरी बट विश फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। तो यूरोप में ऐसे कुछ लोग थे जो उन्हें लगता था कुछ चेंजेस चाहिए लेकिन जो है धीरे धीरे होना चाहिए, और कुछ लोगों को लगता था कि पूरी सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे रेडिकल। वॉट दिस सीम्स रियली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ टाइम, what spread this strand of the politics and what linked them together. We must remember that this term do not mean the same thing in all contexts and at all time. We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century. तो 19th century के political tradition के बारे में हम कुछ अभी देखेंगे। See how this influence changes. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation ऑफ सोसाइटी। तो हम जो है हिस्ट्री के एक इवेंट पे भी फोकस करेंगे जब जो है एक रेडिकल चेंज जो है पूरे सोसाइटी को चेंज करने का अटेम्प्ट हुआ था। दो द रिवॉल्यूशन इन रशिया सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एंड द पावरफुल आइडिया टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। तो जो ये है रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक रिफॉर्म कहाँ पे होता है, ये रशिया में होता। और सोशलिज्म जिसके बारे में ऊपर में पहले बात की है, बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पावरफुल आइडिया। तो एक आइडिया था कि जो पूरी प्रॉपर्टी रहेंगी तो स्टेट की रहेंगी और सब रहवासियों का इक्वल हक रहेगा। तो जो है 20th सेंचुरी में इसने सोसाइटी को शेप किया। लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, इन तीनों जो है आइडियोलॉजी के बारे में हमने पहले बात की, अभी और थोड़ा देखते हैं। वन ऑफ द ग्रुप हु लुक टू चेंज सोसाइटी वॉज द लिबरल्स। लिबरल वांटेड अ नेशन विद टॉलरेट ऑल रिलीजन। तो लिबरल को एक ऐसा नेशन चाहिए था जहाँ पे हर रिलीजन का टॉलरेंस हो।
लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं हुआ करता था, यूरोप में डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। यूरोप में ब्रिटेन जो था तो वो इंग्लैंड के चर्च को फेवर करता था, ऑस्ट्रिया और स्पेन था तो कैथोलिक चर्च को फेवर करता था। लिबरल ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल। तो लिबरल जो थे तो डायनेस्टिक रूल के अनकंट्रोल पावर के भी विरोध में थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो हर इंडिविजुअल के राइट को सेव करना चाहते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय द वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर एंड ऑफिशियल। तो ये चाहते थे एक रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लोगों ने जो चुन के दी है वो सरकार, सब्जेक्टेड टू लॉ। तो एक लॉ भी चाहते थे जिसको इंटरप्रेट कौन करे, जिसको बताए कौन, वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, जिसके में जो है रूलर और ऑफिशियल का कोई जो है हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए, उनका कोई वहाँ पे दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए उनसे। हाउएवर दे वेर नॉट डेमोक्रेट। तो वो लिबरल जो थे लेकिन डेमोक्रेट नहीं थे। वो जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सबके लिए जो है वोट, सबको वोट देने का अधिकार इसके फेवर में नहीं थे। वो फेवर में थे जिसके पास प्रॉपर्टी है उनको जो है वोटिंग राइट मिलना चाहिए, और उन्हें तो ये भी लगता था कि औरतों को तो वोटिंग राइट होना भी चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी ओन हो क्या ना हो, क्या उनके पास प्रॉपर्टी रहे या ना रहे। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल वांटेड नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन ए मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो रेडिकल ऐसी सरकार बनाना चाहते थे कि जहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करे। मेनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। तो जो रेडिकल ने है तो वुमेन्स के वोटिंग राइट के लिए भी सपोर्ट किया। अनलाइक लिबरल दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ द ग्रेट लैंडलॉर्ड एंड द वेल्दी फैक्ट्री ओनर। यहाँ पे जो है इन्होंने वेल्दी लैंडलॉर्ड और वेल्दी फैक्ट्री ओनर के जो है प्रिविलेजेस को अपोज करा। लेकिन इसका जो है सपोर्ट किसने किया, लिबरल ने इनका सपोर्ट किया, लैंडलॉर्ड का भी किया और वेल्दी फैक्ट्री ओनर का भी किया। They were not against the existence of the private property but was disliked concentration of property in the hand of few। तो जो ये रेडिकल थे तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध में नहीं थे, लेकिन जो थे इनका विरोध था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में, तो इसके विरोध में थे। कंजर्वेटिव वेर अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल। तो कंजर्वेटिव की जो थिंकिंग थी तो रेडिकल और लिबरल दोनों की जो विपरीत थी। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैव ओपन देयर माइंड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में जो है कंजर्वेटिव ने भी अपना थोड़ा दिमाग खोल दिया, उन्हें भी लगा जो कुछ चेंजेस है इन्हें रोका नहीं जा सकता, तो ये जो चेंज ज़रूरी है। दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वॉज इनविटेबल बट बिलीव दैट द पास हैड टू बी रिप्रेजेंटेड एंड चेंज हैड टू बी बॉट अबाउट क्रॉस लोकस। तो इन्हें क्या लगता था, पास की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए कंजर्वेटिव को, और जो चेंज है तो ये स्लो प्रोसेस होना चाहिए, धीरे धीरे चेंजेस आना चाहिए। सच डिफरिंग आइडिया अबाउट सोसाइटियल चेंज क्लैशेस ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये जो आइडिया है कि लोगों के बीच में जो क्लैशेस वगैरह हुए उसके बाद में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में ऐसा चलते रहा। वेरियस अटेम्प्ट एट रिवॉल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th century हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसी। तो जो है रिवॉल्यूशन ने और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन 19th century में, तो दोनों ने जो हेल्प करे कि पता करने में लिमिट और पोटेंशियल क्या है ये पॉलिटिकल टेंडेंसीज की। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ये जो पॉलिटिकल टेंडेंसी थी तो ये साइन थे जो नया टाइम आने वाला है। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज। तो अभी जो है एक सोशल और इकोनॉमिकल चेंज आने वाला है। ये जो टाइम था जब नए सिटीज़ और नए इंडस्ट्रियल रीजन जो है डेवलप हो रहे थे, रेलवे एक्सपांड हो रहा था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो है मेन वुमन चिल्ड्रन को फैक्ट्री में लाया एज अ वर्कर। तो इनका जो है काम करने के आवर्स बहुत ज़्यादा थे और पगार बहुत कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, और पर्टिकुलरली जब इंडस्ट्रियल गुड की लो डिमांड थी तब तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा थी। हाउसिंग और सैनिटेशन जो है प्रॉब्लम था, क्योंकि सिटीज़ जो थी लोगों का माइग्रेशन होते हुए आया विलेजेस से फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा जो है सिटीज़
रैपिडली ग्रो हुई। तो हाउसिंग और सैनिटेशन जो है, लोग स्लम में रहा करते थे, उतना अच्छा नहीं था। लिबरल और रेडिकल ने जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सोचा और कोशिश की। सभी की सभी जो इंडस्ट्रीज थी तो वो थी प्रॉपर्टी ओनर की। लिबरल और रेडिकल वो खुद भी प्रॉपर्टी ओनर थे और खुद भी एम्प्लॉयर थे, ठीक है। यानी लिबरल्स की और रेडिकल की भी जो है इंडस्ट्री हुआ करती थी। उन्होंने भी जो अपनी वेल्थ जो है ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर की मदद से बनाई थी। दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन वेल एजुकेटेड। तो उन्हें लगता था इसका जो है और फ़ायदा मिल सकता अगर वर्क फोर्स जो है हेल्दी रहे और एजुकेटेड रहे। हेल्दी रहा तो और अच्छे से काम कर सकता है, एजुकेटेड रहा तो अच्छे काम कर सकते हैं, जो स्किल काम कर सकते हैं। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय द बर्थ, दे फर्मली बिलीव द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। तो ये जो है बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिलते थे एरिस्टोक्रेसी को, तो इसके विरोध में थे। और इनकी जो मान्यता थी, जो बिलीव करते थे इंडिविजुअल के एफर्ट के ऊपर बिलीव करते थे, लेबर के ऊपर और इंटरप्राइज के ऊपर ये बिलीव करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो ग्रोथ हुई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंटरप्राइज की वजह से हुई है। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज इंश्योर, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेजिस्टेंस, दे बिलीव दैट द सोसाइटी वुड डेवलप। तो इन्हें लगता था अगर हर इंसान को जो है फ्रीडम मिले, इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, और पुअर जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो अच्छे से लेबर का काम करे, और जिसके पास पैसा है वो इसे ऑपरेट करे, तो सोसाइटी का जो अच्छे से डेवलपमेंट होगा। मेनी वर्किंग मैन एंड द वुमन हु वांट चेंज इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड द लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप एंड द पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो जो पुरुष और स्त्री को चेंज चाहिए थे तो लिबरल और रेडिकल के ग्रुप में शामिल हो गए। सम नेशनलिस्ट लिबरल एंड रेडिकल वांट रिवोल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन यूरोप इन 1815। तो कुछ नेशनलिस्ट, कुछ लिबरल्स और कुछ रेडिकल। तो नेशनलिस्ट कौन? जैसे देश चाहिए, देश की भलाई के बारे में, ठीक है। लिबरल की क्या सोच थी कि उन्हें चेंजेस चाहिए, समाज में चेंजेस चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस चाहिए। रेडिकल समाज को पूरा का पूरा ही चेंज करना चाहते, वो जो सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसको पूरा का पूरा बदलना चाहते हैं, ठीक है। ये तीनों अलग आइडियोलॉजी। तो इन्हें क्या लगता था, जो अभी गवर्नमेंट बनी थी 1815 के बाद में, तो किसकी गवर्नमेंट बनी थी? कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट। तो इसलिए जो है ये तीन नाम में कंजर्वेटिव का नाम नहीं है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है, तो उन्हें लगा कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट जो है इसको अभी एंड करना चाहिए यूरोप में। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्ची। तो राजा को, जो मोनार्च को जो है ओवरथ्रो करने की प्रयत्न कर रहे थे। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट। तो नेशनलिस्ट जो है ऐसे नेशन बनाने की बात कर रहे थे जहाँ पे हर सिटीजन को इक्वल राइट मिले, समान अधिकार मिले। आफ्टर 1815 ग्यूसेपिन मजनी, ग्यूसेपिन मजनी को हमने जो है पहले भी देखा था, यंग इटली जो है इन्होंने बनाया था, और एक जो है सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने फॉर्म की थी। दो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, एक थी यंग इटली और दूसरी कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड इटालियन नेशनलिस्ट, गिउसेप्पे मज़ीन इटालियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने षड्यंत्र किया टू अचीव दिस इन इटली। तो इटली में ये अचीव करने के लिए नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीडिंग दिस राइटिंग। तो जो नेशनलिस्ट थे दुनिया में हर जगह पे इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये जो है आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, तो यूरोप में सोशलिज्म कैसा है? परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ द हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर वॉज सोशलिज्म। तो अभी जो है एक आइडियोलॉजी जो है सोसाइटी कैसे चेंज हो सकती है, तो एक सोशलिज्म उनके पास में आइडिया गया। बाय द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्ट वाइडस्प्रेड अटेंशन। तो मिड ऑफ 19th सेंचुरी तक के यूरोप में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी बहुत फैल चुकी थी और बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी किया। सोशलिज्म वेयर अगेन प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिज्म में जैसे बताया, सोशलिस्ट यानी क्या होता है, पूरी प्रॉपर्टी जो है स्टेट की सभी लोगों की, तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह है नहीं है। एंड सॉ इट द रूट ऑफ सोशल इविल ऑफ द टाइम। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है सोशलिस्ट जो है रूट कॉज ऑफ सोशल इल मानते थे, जो समाज में बुराई है तो इसके वजह से। क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल ओन प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी है तो वो लोगों को एम्प्लॉय करेगा, तो सिर्फ वो वहाँ पे अपने खुद के प्रॉफिट का देखेगा, और जो है एम्प्लॉयज़ के प्रॉफिट का नहीं देखा, उनके वेलफेयर के बारे में कुछ नहीं देखेंगे, उसे सिर्फ पैसा प्रॉफिट कमाने से मतलब है। सो इस सोसाइटी एज अ होल rather than सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी मोर अटेंशन कुड बी पेड टू द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो अगर
उस इंडस्ट्री के अगर मालिकाना हक पूरे सोसाइटी का होगा तो डेवलपमेंट जो है, प्रॉफिट आएगा तो पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा और जो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस किया जा सकता है। सोशलिस्ट वांट दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। तो सोशलिस्ट जो है ये चेंज चाहते थे और उसके लिए कैंपेन भी कर रहे थे। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। तो बिना प्रॉपर्टी के एक सोसाइटी कैसे ऑपरेट कर सकती है, ये क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द बेस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। एक सोशलिस्ट सोसाइटी का बेस कैसे होगा, तो कैसे कर सकते हैं हम कि पूरी जो है कंट्री के अंदर में प्रॉपर्टी लोगों की है कि कोई इंडस्ट्री ऑपरेट हो रही है, तो कैसे कोई इंडस्ट्री जो है लोग ऑपरेट कर सकते हैं, इसकी जो है आगे में हम देखेंगे। सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट का जो है अलग विजन था, अलग अलग विजन थे। कुछ लोगों को लगता था कि कोऑपरेटिव बनाना चाहिए। कोऑपरेटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव ये देखिए कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए चंद्रपुर में कॉटन उग रहा है, तो यहाँ के कॉटन के जो है फार्मर कहीं और अपना कॉटन बेचेंगे नहीं, यहाँ पे जो है एक टेक्सटाइल मिल बनाएंगे, ठीक है, वहाँ पे खुद ही कॉटन प्रोवाइड करेंगे और वो टेक्सटाइल मिल लगाने के लिए जो पैसा लगा तो ये फार्मर खुद ही देंगे। उसके बाद में जो भी प्रॉफिट आएगा, उसके जो भी ट्रांजैक्शन से जो भी प्रॉफिट आएगा तो वो किसानों को आपस में बांट लेंगे, जितना जिसका इन्वेस्टमेंट रहेगा या जो भी है उस बेसिस पे जो है किसान बांट लेंगे, तो ये कोऑपरेटिव। तो इसी तरीके से जो दूसरी इंडस्ट्री है, तो ऐसे एक कोऑपरेटिव बेसिस पे कहा गया। रॉबर्ट ओन, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। तो जो है रॉबर्ट ने भी प्रयत्न किया कि वो यूएसए में एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाए जिसका नाम रहेगा न्यू हार्मनी। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट द कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल ओनली बाय द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। दूसरे सोशलिस्ट को लगता था कि जो है कोऑपरेटिव हम बड़े स्केल पे बना नहीं सकते सिर्फ इंडिविजुअल की मदद से, तो इसलिए है जो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे इंकरेजमेंट देना चाहिए कोऑपरेटिव को। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। तो फ्रांस में जो है लुइस ब्लैंक को लगता था कि गवर्नमेंट ने जो है कोऑपरेटिव इनकरेज करना चाहिए और कैपिटलिस्ट जो है जो फैक्ट्रियाँ जो एंटरप्राइज एक इंडिविजुअल चला रहा है या कुछ लोग चला रहे हैं तो उसको रिप्लेस करके कोऑपरेटिव बनाना चाहिए। दिस कोऑपरेटिव वेयर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर। जैसे आपको बताया यहाँ पे जो है लोग काम करेंगे और प्रॉफिट लेंगे अपने काम के हिसाब से। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स एडेड अदर आइडिया टू दिस बॉडी ऑफ आर्गूमेंट। तो जो कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक ने खुद के आइडिया यहाँ पे भी रखे हैं। मार्क्स आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इंडस्ट्री इन द फैक्ट्री एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो इंडस्ट्री रहती है तो कैपिटलिस्ट की है, क्यों, क्योंकि कैपिटलिस्ट ने वहाँ पे अपना कैपिटल यानी पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ठीक है। और इस कैपिटलिस्ट के जो पैसा बनाने में मदद कौन करता है, ये पैसा बनाने वाले रहते हैं वर्कर। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो ये प्रॉफिट बनाने वाले वर्कर की जो है कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक जो है ये प्रॉफिट कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है, प्राइवेट कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। Marx believed that to free himself from capitalist exploitation, worker had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled। तो वर्कर को जो है इसके लिए कैपिटलिस्टिज्म को जो है ओवरथ्रो करना पड़ेगा और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल है इसको ओवरथ्रो करना पड़ेगा और एक ऐसी समाज बनाना पड़ेगा, सोसाइटी बनाना पड़ेगा जिसमें प्रॉपर्टी जो है सभी लोगों की सोशली कंट्रोल है। दिस कुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो इस सोसाइटी को उन्होंने कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा है। इसलिए हम कहते हैं रशिया में जो है कम्युनिस्ट रेजिम है, चाइना में कम्युनिस्ट रेजिम है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया में भी है CPI CPM, तो इनकी भी ऐसी कुछ आइडियोलॉजी है कि जो पूरी प्रॉपर्टी रहेंगी तो वो सभी लोग रहेंगी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट द वर्कर कुड ट्रम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। तो इन्हें लगता था कि जो है वर्कर इस लड़ाई में जीत जाएंगे कैपिटलिस्ट के खिलाफ में और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है नेचुरल सोसाइटी बनेगी फ्यूचर की। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म 1870 तक के जो ये सोशलिस्ट आइडिया पूरे यूरोप में फैल गए। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म एंड इंटरनेशनल बॉडी। तो इनके एफर्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट ने जो है एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकंड
इंटरनेशनल, बॉडी का नाम सेकंड इंटरनेशनल। तो वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। तो वर्करों की जर्मनी और इंग्लैंड में ये मांग थी कि उनको बेटर वेजेस चाहिए, अच्छी पगार चाहिए और उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो है वर्किंग कंडीशन की बहुत ख़राब होती थी। प्रॉपर लाइट नहीं रहता था, प्रॉपर पानी पीने की फैसिलिटी रहती थी, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहता था और वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा रहते थे। तो दे सेट अप द फंड टू हेल्प द मेंबर। तो उन्होंने जो एक फ़ंड बनाया अपने वर्कर मेंबर्स को हेल्प करने के लिए जो डिस्ट्रेस में है, और उन्होंने डिमांड भी किया कि उनकी जो वर्किंग आवर है वो कम किए जाए और राइट टू वोट उन्हें दिया जाए। उस टाइम पे वर्किंग आवर 16-16 घंटे हुआ करता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल। फिर बाद में जो है लॉ है जब वर्किंग आवर कम हुआ। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द एसपीडी रेंजर्स। आप रेंजर्स देखते होंगे पहले, ठीक है। तो एसपीडी इसका फुल फॉर्म है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जर्मनी में जो है एसपीडी के हेल्प से इन्होंने एसपीडी को मदद करके इन्होंने जो है पार्लियामेंट में अपनी सीटें ला ली। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म अ लेबर पार्टी। सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन ने मिलकर जो है ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी बना ली और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बना ली। हाउएवर टिल 1914 तक के सोशलिस्ट की जो है कभी कोई सरकार यूरोप में बनी नहीं। उन्हें जो है तब तक स्ट्रॉन्ग फिगर ने रिप्रेजेंट किया पार्लियामेंट में, और इन्होंने जो है लॉ बनाने के लिए वहाँ पे इन्फ्लुएंस भी किया, इनके आइडिया को में लॉ में तब्दील भी हुए। लेकिन इनकी गवर्नमेंट 1914 तक के कभी आई नहीं। तब जो है गवर्नमेंट सिर्फ चलती थी कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल की। 1914 के बाद में जो है इनकी सरकार आई है यूरोप में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर द एज ऑफ सोशल चेंज कंप्लीट होता है। थैंक यू।